हेलो दोस्तों, 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली जा रही है। आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर और क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान है कि उनके लिए ये दूरी बहुत लंबी होने वाली थी। इस प्लेन को 5 लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और हाईजैकर्स पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए $200 मिलियन मांगते हैं इंडियन सरकार से, और साथ में मांगते हैं 36 आतंकवादियों की रिहाई। पूरा भारत अगले 7 दिन तक इस पूरे तमाशे को टेलीविजन पर देखता है। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हाईजैकिंग थी। इसके बाद कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं होता है। सो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटना को गहराई से आज की इस वीडियो में। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, we all of us with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. इस फ्लाइट को काठमांडू से टेक ऑफ होने के बाद फ्लाइट में बैठे पैसेंजरों को खाना परोसा जाता है। जब पैसेंजर अपना लंच कर रहे थे, तभी प्लेन में 4 लोग अचानक खड़े होते हैं। सबके फेस पर मास्क था। ये लोगों का खाना छीन लेते हैं और फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट करते हैं कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकर्स प्लेन के केबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी सरन के माथे पर गन लगाकर बोलते हैं कि फ्लाइट को पाकिस्तान की ओर उड़ाते रहो। ये प्लेन दिल्ली से पाकिस्तान की ओर रवाना होता है, लेकिन पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल साफ मना कर देता है कि हम इस प्लेन को यहाँ लैंड नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ इंडिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बात का पता चलता है 4:40 6:04 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट IC-814 को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कैप्टन देवी सरन हाईजैकर्स को बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से मना कर दिया है। कैप्टन देवी सरन इंडियन एयर कंट्रोल से बात करते हैं कि प्लीज हमें पाकिस्तान में लैंडिंग करने की परमिशन दिला दो। ये हाईजैकर्स बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। हाईजैकर्स धमकी दे रहे हैं कि हम पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे यदि हमें पाकिस्तान में लैंड नहीं होने दिया तो। इधर इंडियन हाई कमिश्नर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इन्हें लाहौर में लैंड करने दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान परमिशन अभी भी नहीं देता है। इस बीच प्लेन में बैठे कैप्टन देवी सरन हाईजैकर्स को बताते हैं कि प्लेन में अब फ्यूल बहुत कम हो गया है, हम इनकी परमिशन का वेट नहीं कर सकते, हमें कहीं तो लैंड करना होगा रिफ्यूल करने के लिए। और हाईजैकर्स मान जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम अमृतसर में लैंड करेंगे रिफ्यूल करने के लिए। 6:44 फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है। ये एक ऐसी चीज थी दोस्तों जो हाईजैकर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने इंडिया की फ्लाइट हाईजैक करी और इंडिया में ही अब वो लैंड हो रही है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। इंडियन फोर्स अब इस सिचुएशन को आसानी से कंट्रोल में ला सकती थी, क्योंकि प्लेन अब इंडिया में ही लैंड हो गया था। लेकिन ऐसी क्या गलती कर देती है इंडियन सरकार? एक नहीं, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं। 7:01 अमृतसर पंजाब में ये फ्लाइट लैंड होती है और तुरंत इसे रिफ्यूल करने को कहा जाता है। पंजाब के डायरेक्टर जनरल पुलिस सरबजीत सिंह को इस पूरे मामले की कहानी सिर्फ 1 घंटे पहले पता चलती है, और वो भी टीवी पर देखकर। प्लेन में बैठे हाईजैकर्स लोकल पुलिस से बात करने को मना कर देते हैं। वो सिर्फ दिल्ली में बैठे ऑफिसर से ही बात करते हैं। यहाँ पर 10 मिनट बीत जाते हैं, 15 मिनट बीत जाते हैं, कोई रिफ्यूलिंग नहीं होती। फिर हाईजैकर्स प्लेन में बैठे पैसेंजरों को मारना शुरू कर देते हैं। एक पैसेंजर थे सतनाम सिंह, उनकी गर्दन पर चाकू से हमला कर देते हैं। एक बार फिर कैप्टन देवी सरन रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द रिफ्यूल किया जाए। अब तक करीब 40 मिनट बीत चुके। 7:45 पंजाब पुलिस एक प्लान बनाती है फ्यूलिंग करते वक्त प्लेन की। हम कुछ पुलिस वालों को फ्यूल टैंक में छुपा कर ले जाएंगे और वो चुपके से जाकर प्लेन के टायर पंचर कर देंगे। टायर पंचर होने से प्लेन वापस नहीं उड़ पाएगा। बढ़िया प्लान था, लेकिन इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए
एटीसी के पास एक और प्लान था, क्यों ना हम प्लेन के सामने एक फ्यूल टैंक खड़ा कर दें। फ्यूल टैंक चलना शुरू करता है प्लेन की तरफ, लेकिन फ्यूल टैंक का जो ड्राइवर था वो बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है फ्लाइट की तरफ। एटीसी को लगता है कि इतनी तेजी से हम जाएंगे तो हाईजैकर्स को ये ना लगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ प्लान चल रहा है। तो ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी थोड़ी धीरे चला, लेकिन वो ड्राइवर गाड़ी को एकदम से वहीं रोक देता है। प्लेन के केबिन में बैठे हाईजैकर्स और कैप्टन वो इस चीज को होते हुए देख रहे थे। हाईजैकर्स को देखकर लगता है कि ये क्या हो रहा है, पहले तो ये गाड़ी बहुत तेज हमारे तरफ आ रही थी और फिर एकदम से बीच में रुक गई। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। ये सब देखकर हाईजैकर्स को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन से कहते हैं, बहुत हुई रिफ्यूलिंग, प्लेन को वापस हवा में उड़ाओ और जो ये टैंक प्लेन के सामने खड़ा है इसे इग्नोर करो, टक्कर मारो, जो करना है करो, प्लेन को हवा में उड़ाओ। और ये प्लेन वापस हवा में उड़ जाता है बिना रिफ्यूल करे। प्लेन में अभी भी फ्यूल नहीं है और ये होता है 7:49 पे। ठीक उसी समय एनएसजी के कमांडो पहुंचते हैं एयरपोर्ट। एनएसजी के कमांडो को कोई मौका नहीं मिलता है कोई एक्शन करने का। प्लेन में अभी भी फ्यूल नहीं है। कैप्टन देवीशरण एटीसी को बताते हैं कि हम सब मरने वाले हैं। अमृतसर से लाहौर सिर्फ 50 किलोमीटर है और ये फ्लाइट फिर एक बार पाकिस्तान की ओर उड़ती है और पाकिस्तान तो ठान कर बैठा था कि हम इस प्लेन को लैंड नहीं होने देंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के एयरपोर्ट की सारी लाइट बंद कर देते हैं ताकि प्लेन लैंड करना भी चाहे तो ना कर पाए। बिना लाइट के कैसे लैंड करेंगे? लेकिन कैप्टन देवीशरण के ऊपर वो इतना ज्यादा प्रेशर बनाते हैं कि वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ रनवे है कहाँ नहीं है, बस प्लेन को लैंड करा दो। फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आती है और कैप्टन देवीशरण देखते हैं कि वो एक हाईवे पर क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं। ये देखकर वो एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, हम एक हाईवे पर क्रैश लैंडिंग कर जाएंगे यदि हमें पाकिस्तान में लैंड नहीं होने दिया तो। ये सुनकर पाकिस्तान एयर कंट्रोल मान जाता है और लाहौर के एयरपोर्ट पर ये प्लेन लैंड करता है 8:07 पर। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के एयरपोर्ट ऑफिसर्स को कहा जाता है कि प्लीज इस प्लेन को दोबारा मत उड़ने देना। इंडिया का प्लान था इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर जी पराथ सारथी को भेजा जाए हाईजैकर्स से बात करने के लिए। यहाँ पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर इस प्लेन को फाइनली रिफ्यूल किया जाता है और प्लेन को वापस टेक ऑफ होने से रोकने के लिए एयरपोर्ट की लाइट वापस बंद कर दी जाती है और कमांडोस प्लेन को घेर लेते हैं। लेकिन हाईजैकर्स इस बात से गुस्सा थे कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था उनके बात करने से, उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा था। एक और पैसेंजर्स पर हमला किया जाता है। रोबिन कतियार जो 25 साल के थे और अपने हनीमून से वापस लौट रहे थे। पाकिस्तान का यहाँ पर काम था कि वो इंडियन हाई कमिश्नर को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करें ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ आ सके हाईजैकर्स से बात करने के लिए। लेकिन 3 घंटे लेट वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जब तक वो लाहौर पहुंचते हैं पता चलता है प्लेन वापस से टेक ऑफ कर गया है। ये कैसे पॉसिबल था? वहाँ पर तो एयरपोर्ट की लाइट बंद थी और कमांडोज ने प्लेन को घेर रखा था, फिर भी प्लेन कैसे टेक ऑफ कर गया इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। फ्लाइट को अब लाहौर से ओमान की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन उसको वहाँ भी लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती है। अगली लैंडिंग होती है इस फ्लाइट की दुबई के अल मिनहाद एयरपोर्ट पर रात के करीब 3 बजे। यहाँ पर कड़ी नेगोशिएशन के बाद हाईजैकर्स 26 पैसेंजर्स को रिहा करते हैं। जो पैसेंजर्स रिहा किए गए थे उनकी मदद से बहुत कुछ पता चलता है कि हाईजैकर्स ने आदमी और औरतों को अलग अलग बिठा के रखा है और सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। बताया जाता है इन लोगों से कि 5 हाईजैकर्स थे और उन्होंने अपने नाम अलग अलग रख रखे थे। सबसे बड़ा इनका जो लीडर था वो अपने आप को चीफ करके पुकारता था और इसके अलावा जो 4 लोग रहे, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर, ये उनके फर्जी नाम थे। इनके असली नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद, काजी जहूर मिस्त्री और साकिर। ज्यादातर हाईजैकर्स ये पाकिस्तान के थे। एक दिन बीत जाता है, जो पैसेंजर्स प्लेन के अंदर हैं उनके लिए हालत बद से बदतर होती जा रही है। खाना और पानी की कमी आ गई थी, टॉयलेट्स की हालत बेकार हो चुकी थी। प्लेन वापस फिर एक बार टेक ऑफ करता है
और अब ये जा रहा है अफगानिस्तान की ओर। 26 दिसंबर सुबह के 8 बजे प्लेन लैंड करता है कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और अगले 6 दिन तक प्लेन में बैठे लोग यहीं पर रहते हैं। कोई अंदाजा नहीं उनके साथ क्या होने वाला है, क्या वो यहीं पर मर जाएंगे। तालिबान के लोग प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सबके हाथों में बंदूक रहती हैं। तालिबान कहता है कि हाईजैकर्स के लिए ये सिक्योरिटी है ताकि वो कोई भी हलचल ना करे यहाँ। अब हाईजैकर्स यहाँ अपनी डिमांड बताते हैं $200 मिलियन। ये करीब 1700 करोड़ रुपए दिए जाएं और उन 36 कैदियों की रिहाई की डिमांड करते हैं। लेकिन इंडिया में अलग ही तरीके का प्रेशर चल रहा था सरकार के ऊपर। जसवंत सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। प्लेन में बैठे लोगों के परिवार वाले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि जो हाईजैकर्स ने बोला है उनकी डिमांड पूरी कर दी जाए। हम चाहते हैं हमारे परिवार वाले सुरक्षित हों। इनका मानना था कि प्लेन में बैठे लोगों की जिंदगी पहली है, चाहे उन्हें पैसे दो या आतंकवादियों को रिहा करो। कांधार में उन हाईजैकर्स से बात करने के लिए इंडिया की तरफ से अभी तक कोई नहीं पहुंचा। तालिबान साफ मना कर देता है इंडियन फोर्स को कि वो कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करने देगा उनको। लेकिन वो कहता है कि हम इंडिया की तरफ से बात करेंगे हाईजैकर्स से। और ये बात कुछ ऐसी होती है, तालिबान के लीडर मौलाना मोहम्मद उमर पाकिस्तानी अखबार को बताते हैं कि हाईजैकर्स को या तो प्लेन छोड़ देना चाहिए या हथियार डाल देना चाहिए। हाईजैकर्स की जो डिमांड होती है उसे कम कर दिया जाता है। 36 कैदियों की जगह 3 कैदियों को छोड़ा जाएगा। जम्मू से इन कैदियों को दिल्ली लाया जाता है और जसवंत सिंह के साथ बिठाकर कांधार एयरपोर्ट ले जाया जाता है। अगले दिन हाईजैकर्स की ये डिमांड सुन ली जाती है और 3 कैदियों को कांधार में रिहा कर दिया जाता है और दूसरी तरफ से हाईजैकर्स प्लेन में बैठे पैसेंजरों को छोड़ देते हैं। इस टाइम इंडियन टीम ने सोच लिया था कि हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा तालिबान द्वारा, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं। तालिबान का सुप्रीम लीडर एक और तालिबान के मेंबर के साथ हाईजैकर्स को और जो 3 रिहा किए गए आतंकवादियों को गाड़ी में बिठाकर बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ। इस टाइम तक पूरा क्लियर हो गया था इंडिया के लिए कि पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व था इस हाईजैकिंग में। हाईजैकर्स बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पैसेंजर्स की जान में जान आती है। कई पैसेंजर्स बुरी तरह घायल थे और ज्यादातर बहुत बुरी तरीके से भूखे थे। 31 दिसंबर को फाइनली ये वापस लौट आते हैं।